Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of the daily news analysis. आज है 26th May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to very good news for India because India becomes the fourth largest world economy. तो इसके बारे में किसने ये स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में देखते हैं. फर्दर हमारे पहले जो तीन इकोनॉमीज हैं वो कौन से हैं, ये भी हम इस क्लास में देखते हैं. सो लेट्स सी. इंडिया बिकम्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम पहले थे फिफ्थ लार्जेस्ट, राइट. तो कौन था पहले? फोर्थ रैंकिंग था जापान और इसको हमने सरपास कर दिया, इसको हमने पार कर दिया है. क्लियर. और ये अनाउंस किया था हमारे नीति आयोग के सीईओ ने, who is BVR Subramaniam. Okay, now question is coming to you, that is who is the chairperson and the vice chairperson of the नीति आयोग. नीति आयोग के chairperson और vice chairperson कौन है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. और ये स्टेटमेंट जो हम देखते हैं ये सीईओ ने दिया है, जो है BVR Subramaniam. इंडिया की अभी जीडीपी कितनी है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो याद रखना इट इज 4.3 ट्रिलियन और हमारा टारगेट है दैट वी वांट टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. इनफैक्ट ये टारगेट ऑलरेडी मीट करना चाहिए था बट नाउ वी हैव केप्ट इट अप टू 2028. ठीक है, तो वो हमारा टारगेट है, लेकिन अभी हम 4.3 ट्रिलियन पे है. और ये डेटा किसने दिया है? ये दिया है IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने. और ये जो डेटा दिया है उन्होंने कौन से रिपोर्ट से दिया है? रिपोर्ट में दिया है द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो आपका यहाँ पे आंसर होगा IMF. ओके, नाउ एज आई सेड बाकी के तीन कंट्रीज कौन से हैं टॉप 3 पे? वी आर इन टॉप 4. व्हाट इज द टॉप 3? United States number 1, China number 2 and Germany number 3. तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल होगा कि हम टॉप 3 में आए, थर्ड रैंक ले, और तभी हम जर्मनी को सरपास करेंगे या क्रॉस करेंगे. सो इंडिया इज नाउ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. ये इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है. लेट्स नाउ सी द टॉप के कंट्रीज कौन से हैं. तो एज आई सेड यूएस इज नंबर 1, 2 इज चाइना, 3 इज जर्मनी, 4 नाउ इज इंडिया एट 4.3, 5 यहाँ पे जापान है, 6 यूनाइटेड किंगडम, 7 फ्रांस, 8 इटली, 9 कनाडा एंड 10 ब्राजील. तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज है. तो टॉप 10 आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बिकॉज आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. तो अगर हम रैंकिंग्स की देखें, हमने अभी देखा वी आर इन 4.3 एंड ग्रोथ अगर हम देखें 2015 तक, ओके, 15 से, so GDP in 2050 was just 2.1 ट्रिलियन और ये अभी डबल हो चुका है 10 सालों में, यानी कि अभी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स हैं. So it has been more than doubled as we see in of course less than a decade. अभी हमारा नेक्स्ट एम है टू ओवरटेक जर्मनी ताकि हम थर्ड लार्जेस्ट बने इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन यही है IMF का कि हम ग्रो करेंगे अप टू 5.5 ट्रिलियन बाय 2028. सो दिस इज IMF का फोरकास्ट कि अभी हम 4.3 से 5.5 हो सकते हैं बाय 2028 if you know the consequences or if the circumstances remain the same. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. Of course in the past weeks we have already discussed a lot about the Indus water treaty, but इसमें कुछ नए पॉइंट्स निकल के आते हैं तो आपकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. So let's see what exactly this is. Indus water treaty, यहाँ पे इस आर्टिकल में कहते हैं कि ये जो वर्ड है अबेयंस, बिकॉज हम देखते हैं कि India has is abeyant with regard to the Indus Water Treaty after the Pahalgam terror attacks that happened on 22nd April. तो ये हमने एक स्टेटमेंट देखा है. तो इसका मतलब क्या है, इससे इंडिया क्या करेगी, ये हम देख रहे हैं इस आर्टिकल में. So let's see. Firstly, ये Indus Water Treaty होता क्या है? This was signed in 1916. दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान. इंडिया की तरफ से we had Jawaharlal Nehru and with regard to Pakistan we have Mohammad Ayub Khan. तो इन दोनों ने ये ट्रीटी साइन कर ली थी आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन.
राइट। तो हम देखते हैं पार्टीशन के बाद, आफ्टर 1947 पार्टीशन के बाद ये जो पानी है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, ओके, तो टोटल 6 रिवर्स हैं और वो डिवाइड करने में बहुत यहाँ पे दिक्कत हुई। दिस बिकॉज 1948 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पे वाटर को ज्यादा कंट्रोल किया, बिकॉज इंडिया से यही रिवर्स फ्लो करते हैं पाकिस्तान की तरफ, इंडिया से ये रिवर्स फ्लो करते हैं पाकिस्तान की तरफ, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज द अपर रिपेरियन स्टेट। We are called as the upper riparian state because पानी कहाँ से, इंडिया से फ्लो होता है पाकिस्तान की तरफ, राइट। तो यहाँ पे जब 1948 में हमने यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा किया था इंडस वाटर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, दिस क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, एंड देन आफ्टर नेगोशिएशंस हमने फाइनली अग्री किया कि एक ट्रीटी करते हैं। इस ट्रीटी के दौरान हम देखते हैं कौन सा है ये ब्रोकर या कौन है मीडिएटर, न्यूट्रल पार्टी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। क्लियर। यहाँ पे आपको मुझे मेंशन करना है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक करंटली, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमिंग बैक, इंडस रिवर सिस्टम जो 6 रिवर्स थे यहाँ पे डिवाइड किया था 3 ईस्टर्न रिवर्स एंड 3 वेस्टर्न रिवर्स। तो इंडिया की तरफ से अगर हम ईस्टर्न रिवर्स देखें, विच आर द 3 रिवर्स, RBS यानी कि सतलज, बियास एंड रावी, ओके, रावी, बियास, सतलज, ये इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स में होंगे, एक्सक्लूसिवली इंडिया इसका यूजेज कर सकता है। एंड ऑन द वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान के पास ओनरशिप होगा और ईस्टर्न इंडिया के पास होगा, द रिवर्स आर CJI यानी कि इंडस, झेलम एंड चेनाब। सो इंडस, झेलम एंड चेनाब ये पाकिस्तान के पास होगा, बट बिकॉज ये रिवर्स इंडिया के ओर से भी फ्लो करती हैं, हमारे पास कुछ परसेंटेज होगा, यानी कि अबाउट 20% वी कुड ऑल्सो यूज दिस फॉर नॉन कंजम्पटेटिव यूज, कुछ एग्रीकल्चर के लिए, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ये हम थोड़ा पानी वहां से यूज करते हैं बिकॉज ये हमारे एंड से भी फ्लो करता है। बट ये ट्रीटी इज कॉन्ट्रोवर्शियल। व्हाई इज इट सेड इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल? बिकॉज पाकिस्तान को यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे शेयर मिल रहा था पानी का। कितना? Here we see 135.6 MAF। MAF का फुल फॉर्म है मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ फीट, और इंडिया को कितना मिल रहा है? 32.6, यानी कि पाकिस्तान को मिल रहा है 4 गुना ज्यादा इंडिया से। Okay, so here we see 32, here we see 135. However, इंडिया ने कुछ और राइट्स यहाँ पे गेन कर लिए। वन इज एक्सक्लूसिवली वेस्ट ईस्टर्न, यानी कि पाकिस्तान डज नॉट हैव द शेयर फॉर दैट, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर ईस्टर्न रिवर्स। फर्दर हमारे वेस्टर्न रिवर्स पे भी कुछ हमको पावर्स मिलेंगी, जैसे कि डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, नॉन कंजम्पटिव, हाइड्रो पावर, अगर हमको डैम्स बनाना है तो वो भी अलाउड किया जा रहा है। फर्दर हमको राइट दिया जा रहा है टू मेक स्टोरेज ऑफ 3.6, तो हम ये पानी जो है इंडस, झेलम और चेनाब की, हम 3.6 MAF यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। और अभी तक हमने कितना स्टोर किया है? द आंसर इज 0.7। देखो कितना कम हमने यहाँ पे यूजेज किया है। ओके, और ये कौन से डैम्स में हमने यूजेज किया है ये भी थोड़ा देख लो, क्योंकि यहाँ पे डैम्स भी पूछ सकते हैं। सो द नेम्स ऑफ द डैम्स आर सलाल डैम, ओके, सलाल डैम जो है चेनाब रिवर पे है, ओके, सलाल डैम। देयर इज वन मोर डैम कॉल्ड एज बागलीहार डैम, BAGLIHAR, ये भी चेनाब रिवर पे, तो बागलीहार, सलाल, एंड देयर इज वन मोर डैम कॉल्ड एज द पकाल डैम। ओके, तो ये तीनों जो डैम्स है ये इंडिया ने जो बनाए हैं, इट इज ऑन चेनाब। ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर ये जो कंप्लीट होगा, बिकॉज अगर हम देखते हैं पकुल डैम जो है, पकाल डैम जो है, ये अभी फुलफिल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 0.7 से 0.8 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगा। ओके, सो द पकाल डैम अगर हम बोले, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये हम देखते हैं कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब जो है मरुसुधर, मरुसुधर is the name of the tributary of Chenab, मरुसुधर, एंड यहाँ पे ये हम डैम बना रहे हैं।
सो इट इज सेड दैट यस, हमने वेस्टर्न रिवर्स पे भी डैम्स बनाए हैं, जैसे हमने ईस्टर्न रिवर्स पे भी डैम्स बनाए हैं। जैसे कि अगर हम बोले बाकरा नंगल डैम, या अगर हम बोले द इंदिरा कनाल डैम, सो इंदिरा कनाल डैम विच इज इन राजस्थान, इंदिरा गांधी कनाल, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बाकरा नंगल विच इज इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये डैम्स हमने खुद के हमारे ईस्टर्न रिवर्स पे भी बनाया, जिसमें हमारा एक्सक्लूसिव ट्रीटी राइट्स है। सॉरी, स्टार्ट। Now what does keeping the treaty in abeyance mean? ये हमने बोला है कि after the Pahalgam attack we have kept this treaty in abeyance. What does this mean? It means कि हम ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, we will not block, बिकॉज हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है, पानी ब्लॉक करके यहाँ पे फ्लडिंग होगा, तो हम ब्लॉक नहीं करेंगे, बट हम दूसरी तरकीबें अपनाएंगे, जैसे कि वी विल फोकस ऑन यूटिलाइजिंग इट्स राइट्स अंडर द ट्रीटी, यानी जो भी हमको राइट्स मिले हैं कि 3.6 यूज करो, तो 3.6 हम यूज करेंगे, बनाएंगे और ज्यादा डैम्स। सेकेंडली, हम सेडिमेंट फ्लशिंग करेंगे। सेडिमेंट फ्लशिंग का मतलब है हम जो सेडिमेंट्स होते हैं, राइट, जो रॉक्स और सब होते हैं, इसको फ्लश आउट करेंगे ताकि जो रिवर की वेलोसिटी है इंक्रीज हो जाए। ओके, सेकेंड, the third one, send a strategic signal that business as usual isn't possible. हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपने किया है वो गलत है, हम एक सिग्नल, एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं वी आर कीपिंग द ट्रीटी इन अबेयंस, वी आर नॉट ब्लॉकिंग द वाटर, बिकॉज हमारे पास इतना स्टोरेज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी? आर्टिकल 9 डील्स विद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान लो इन दो कंट्रीज के बीच में कुछ आपत्ति है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये कैसे रिजॉल्व करेंगे? यहाँ पे 3 चैनल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। द फर्स्ट लेवल इज परमानेंट इंडस कमीशन, या इंडस कमिश्नर्स होते हैं उसमें, सो परमानेंट इंडस कमीशन, PIC। सेकेंड इज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड द थर्ड इज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विच इज इन हेग। तो यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं अगर दो कंट्रीज को यहाँ पे समझौता कुछ करना है, डिस्प्यूट्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। तो पाकिस्तान ने इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया है बाय डिलेइंग इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो कभी भी जब इंडिया प्रोजेक्ट बनाता था, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा रटले, ओके, द रटले डैम प्रोजेक्ट, ये भी चेनाब में है, एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड एज किशन गंगा। ओके, नाउ दीज आर द कॉमन वंस। किशन गंगा जो है ये झेलम में है, किशन गंगा रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। प्लीज नोट दीज डाउन। ओके, तो ये जो डैम्स हम जब बना रहे थे, यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान सेड दैट नहीं नहीं, ये यहाँ पे इंडिया मिसयूज कर रही है, ज्यादा पानी यूज कर रही है, ज्यादा स्टोर कर रही है, ये वो करके उन्होंने डिले करके इट इज ट्राई टू गो थ्रू दीज लेवल्स, और हमारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिले कर दिया, बिकॉज व्हेन दे आर इन व्हेन द डिस्कशन इज डन वी कैन नॉट प्रोग्रेस, वी कैन नॉट डू द वर्क, सो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स आर डिलेड। Further, India advocates for a bilateral dispute resolution mechanism, and the other hand, Pakistan क्या चाहता है? इसको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करे। हम चाहते हैं कि दो कंट्रीज आपस में ही डिस्कस करें, बट पाकिस्तान ये नहीं चाहता, इट वांट्स टू इंटरनेशनलाइज द इशू। तो ये पूरा हमने देखा है विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स विद द इंडस वाटर ट्रीटी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि IMD ने एक नया मॉडल रिजॉल्व यूज किया है, रिसीव किया है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली किसने इसको दिया है। IMD तो इसको लॉन्च करेगी, पर IMD को किसने दिया है, तो ये सब हम देखेंगे। तो ये जो नया मॉडल है, इट इज कॉल्ड एज BFS मॉडल। इसका फुल फॉर्म है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ओके, नाउ वी नो कि मॉनसून्स आ गए हैं, स्पेशली इन साउथ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया की बात करें, द मॉनसून्स हैव बिगन, एंड इट इज सेड कि बहुत सालों के बाद हम देख रहे हैं कि मॉनसून्स जो है बहुत जल्दी से आए। मई में ही हम देखते हैं द रेन्स आर इन फुल स्विंग।
सो यहाँ पे दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू फ्लडिंग, विद रिगार्ड टू मिसमैनेजमेंट, लॉस ऑफ लाइव्स, राइट। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली कर्टेल करने के लिए, टू इंश्योर कि हमारे पास एडिक्वेट डेटा है, फॉरकास्टिंग हम अच्छे से करें, वी हैव समथिंग नोन एज द BFS मॉडल दैट वाज डिजाइन्ड बाय द IITM व्हिच इज कॉल्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। तो ये है बॉडी जिन्होंने ये बनाया है, जो पुणे में सिचुएटेड है। ठीक, यहाँ पे हमको एक प्रॉपर एक्यूरेट डेटा देगा एंड हाउ व्हाट इज द एरिया जहां से हमको ये डेटा मिलेगा। इट इज 6 by 6 किलोमीटर, यानी कि अगर हम स्क्वायर किलोमीटर कहें, वी कैन टॉक अबाउट 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का हमको प्रॉपर एक वेदर मॉडल समझेगा, राइट। नाउ एफर्ट्स आर अंडरवे कि हम इसको ज्यादा और भी कम एरिया के स्मॉलर एरिया का डेटा ओके विद रिगार्ड टू व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द फॉरकास्टिंग, हमको और भी प्रिसाइज एरिया वाइज पता चले, ये हमारा लक्ष्य है। सो इंडिया इज इनफैक्ट BSF इज इनफैक्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट वेदर मॉडल। तो हमारा ये पहला ऐसा खुद से बना हुआ वेदर मॉडल है। तो अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे ग्लोबल वाला, सो इट्स कॉल्ड एज द ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम एंड द कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम। तो कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है ये यूएस का है, यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्रेडिक्शन, ओके। और ये थोड़ा मॉडिफाई किया गया था हमारे खुद के एक मिशन से जिसका नाम है मानसून मिशन। फर्दर ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम भी है which is a coupled model that factors in both ocean और एटमॉस्फेरिक के लिए भी यहाँ पे ग्लोबल वाला यूज किया जाता है। और एग्जिस्टिंग वाले में क्या प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग में जो एरिया हम देखते हैं, जो मॉडल देखते हैं, दैट इज 12 into 12 whereas this is 6 into 6, यानी half of that we have, यानी 144, not even half, more than that, because ये 144 है और हमने जो देखा है वो 36 केवल है। सो दैट इज विद रिगार्ड टू अ सिंगल फोरकास्टिंग यूनिट की बात करें, हमको पता चलता है एट फॉर अ लार्जर एरिया इन द डाउन मॉडल, इन द करंट मॉडल। और अभी जो हम मंडे में यानी आज के दिन जो इनॉग्रेट करने वाला है IMD, वो जो मॉडल है इट इज मोर प्रिसाइज, इट इज मोर स्पेशल, लेट मी सी, दैट इज मोर एक्यूरेट फॉर अस। तो IMD ने इसको अपनाया है और IMD का फुल फॉर्म क्या है, इट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बना था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी कि 1875 में इंडिया में है एंड दिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये हमने पूरा देखा आर्टिकल विद रिगार्ड टू IMD, जो पहले क्या यूज करता और अभी उन्होंने यूज किया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इससे फोरकास्टिंग बेटर होगी, लोकलाइज्ड होगा फॉर इंडिया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो है स्टोरी ऑफ करनी माता एंड द रैट टेम्पल। तो हमको पता है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे ये करनी माता टेम्पल। वेयर इज द करनी माता टेम्पल लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन देशनोक। देशनोक कहाँ पे है, 30 किलोमीटर बीकानेर से जो है राजस्थान में, राइट। वी हैड सीन रिसेंटली ऑल्सो प्रधानमंत्री ने एक इनॉग्रेट किया था अमृत भारत स्टेशन। तभी भी मैंने बताया था कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हैड inaugurated 103 अमृत भारत stations. I think in my last video I had done that. So we know he was in Rajasthan and now he has also visited this temple. तो इस टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिकॉज यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज करनी माता। करनी माता जो है शी वाज बोर्न एज रिद्धि कंवर या रिद्धुभाई इन द ईयर 1387 in Rajasthan, okay, in the place called Suwap village in Rajasthan. ये बिलोंग करते हैं चरण कम्युनिटी। और व्हाट इज द चरण कम्युनिटी, विच इज विद रिगार्ड टू द बार्ड्स एंड द जीनियोलॉजिस्ट, जैसे कि साधु जैसे होते हैं, लिटरेट्स की जैसे हम बात करते हैं। सो दे बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, द वेरी लिटरेट यू कैन से कम्युनिटी। Now she is considered as an incarnation of goddess Durga.
ठीक है, तो ये इनको माना जाता है शी इज अ गॉडेस दुर्गा का इनकारनेशन एंड सेड टू हैव बीन इन हर मदर्स वूम फॉर 21 मंथ्स। तो ये भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन या कोई माइथोलॉजीज बताती है कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हर। नाउ शी परफॉर्म मिरेकल्स फ्रॉम अ यंग एज एंड रिमेन्ड अ लाइफ लॉन्ग मेडन, उन्होंने शादी नहीं की, एंड बिलीव टू हैव लिव्ड फॉर 151 years एंड असेंडेड इन 1538। ठीक है, तो ये इनके लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ रैट टेम्पल? यही जो करनी माता टेम्पल है जो राजस्थान में है, इसको रैट टेम्पल भी कहा जाता है। एंड इफ यू सीन पिक्चर्स यू सी अ लॉट ऑफ रैट्स देयर। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? तो यहाँ पे रैट्स को वर्शिप किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड एज कबास। ठीक है, सो दे आर बिलीव्ड टू बी रीइंकारनेटेड फैमिली मेंबर्स, तो दे आर कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स ऑफ हुम? करनी माता। तो एक स्टोरी है, इट इज लेजेंड सेज कि इनका एक स्टेप सन था, ओके, जिसका नाम था लखन। ठीक है, तो ये स्टेप सन ड्राउन हो गया था पानी में और करनी माता जो है शी टोल्ड जो यमा है, यमा इज द गॉड ऑफ डेथ, राइट, यमा इज द गॉड ऑफ डेथ, तो उनको बोला था कि प्लीज मेरे बच्चों को बचाओ। सो यमा saved, okay, the son, and the boy was now reincarnated as rat, और उसके दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी reincarnate हो गए थे rats में। There's another story, it is said कि Yama could not do that और करनी माता ने किया है। Now these are all legends, these are all stories that we have, ठीक है। Now what is the unique belief of the temple about the rats? It is said कि कोई disease नहीं spread होता, there is no foul smell, अगर वो rat भी मरता है तो कोई smell नहीं आता, they never leave the temple is what we understand। जो प्रसाद अगर वो rats ने छुआ है तो वो sacred बन जाता है। And finally अगर आप एक white चूहे को देखते हो इस temple में, that means it is very auspicious, so ये बहुत ही अच्छा एक you can say movement है। So this is all with regard to the करनी माता and the rat temple which is worshipped by which was worshipped by हमारे प्रधानमंत्री। It is said यहाँ पे हमारे जो बटालियंस हैं इनका भी यहाँ पे करनी एक बटालियन है, राजपूत बटालियन है। So with regard to this, even with regard to medieval history हम देखते हैं जो राव जोधा है जोधपुर की, they also seeked the blessings of करनी माता। तो ये हमारे stories हैं। and we also have in the present time करनी सेना होगा, सुना होगा आपने करनी सेना। so in that this has been in the news for quite some time। Let's now proceed to the next article। अगला article है with regard to free speech jurisprudence। free speech jurisprudence, तो let us understand the whole case about। तो May 18 को okay, 2 FIRs रजिस्टर किए गए थे over a social media post, okay, against whom? Against Ashok University professor called as Ali Khan महमूदाबाद। ओके, अली खान महमूदाबाद, ये कौन है? ये अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और इनके खिलाफ 2 FIRs दर्ज किए गए थे बिकॉज ऑफ अ सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंधु। May 21 यहाँ पे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल ग्रांट किया है। So we are going to be understanding what was written in the post and with regard to freedom of speech because इसके दौरान ही उनको अरेस्ट किया गया था। So we'll understand and we touch upon that as well। Now the Supreme को ये जो पोस्ट है जो लिखा गया था May 8 को and there was another post given on May 11th, इसमें क्या लिखा गया था कि महमूदाबाद ने क्रिटिसाइज किया था मिलिट्री actions of the Pakistan, ठीक है, and he praised India। He said the civilian deaths on both sides, दोनों जगह से civilian जो मरे हैं, lives मरी है, इनको इन्होंने tragic बोला था। He also noted कि जो women को include किया, the women officers that were included, yes, Colonel Sophia Qureshi, Wing Commander Vyomika Singh, है ना, तो इनको इन्होंने in the press briefings that were reflected in the country's pluralistic ideas but would amount to hypocrisy if not backed by tangible change on the ground, referring to instance of bulldozing of houses, mob lynching। तो एक साइड वो प्रेज करते हैं, दूसरे साइड उन्होंने एक यहाँ पे एक दूसरा दिया है कि आप mob lynching करते हो, hypocrisy। Okay, so both the sides he has talked in his post, ठीक है।
द नेक्स्ट थिंग, May 11 को भी उन्होंने जो फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिश्री, राइट, इनको भी टॉकिंग अब अनाउंसिंग द सीजफायर, उन्होंने जब सीजफायर अनाउंस किया एंड डिनाउंस द ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर वॉर। सो यहाँ पे उन्होंने इनको भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। इन वन वे ही इज टॉकिंग नाइस, इन द अदर वन ही इज गॉट सम अदर अदर स्टेटमेंट्स दैट ही इज पुट, ही इज अटैच्ड। तो इनको लेके यहाँ पे हमको देखते हैं इनका अरेस्ट हुआ है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट किया ओनली टू एड इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इनको लगा कि कुछ फ्रेजेस जो थे ये पोटेंशियली एम्बिगुअस थे, उनको भी नहीं समझा कि ये प्रेज कर रहा है कि गाली दे रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 3 मेंबर की SIT थी विद IPS ऑफिसर्स ऑल्सो दैट वर देयर इन द इन्वेस्टिगेशन, एंड यहाँ पे हरियाणा के बाहर, दिल्ली के बाहर, ताकि ये पोस्ट एक्चुअल में क्या कहना चाहता है इनको भी नहीं समझा। तो उन्होंने बोला 3 मेंबर को कि तुम यहाँ पे डिसाइफर करो कि क्या बता रहा है। यहाँ पे जो हमारे कपिल सिब्बल है, सीनियर एडवोकेट, ये कहते हैं ये जो पोस्ट है ये पेट्रियोटिक है और ये क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सीनियर एडवोकेट इज सेइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू ये जो स्पीच हम करते हैं, ओके, इफ इट इज एन अनपेट्रियोटिक स्पीच, in that case what are the constitutional backings, articles, judgments in this regard, ये अभी हम देखते हैं। So starting with freedom of speech, directly which article we have a fundamental right article, article 19(1)(a, जो बोलता है freedom of speech and expression। आर्टिकल 19(2) लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्टेड? दैट मीन्स हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। सो आई हैव टू थिंक 10 times when I am speaking in front of the camera, right? So if you see that freedom of speech is यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कि अगर ये थ्रेट है टू द सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, अगर ये मोरालिटी के खिलाफ है, अगर ये हेट स्पीच उकसाना चाहता है, अगर ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है, सो दैट इज व्हेन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी कर्टेल। ये आपका स्पीच ले सकते हैं, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, सो आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चालू किया जा सकता है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू, इट इज सेइंग इट इज लिमिटेड एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस are narrowly defined. Now we have judgments. Which are the judgments? एक है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में, जो वेग टर्म्स है लाइक हेट्रेड, इंसल्ट, ये वैलिड नहीं है फॉर पनिशमेंट। ओके, तो ये बताता है विद रिगार्ड टू इंटरनेट में जो आप पोस्ट करते हैं। ओके, अगर आप वेग टर्म्स यूज करते हैं, यू कैन नॉट होल्ड द पर्सन अकाउंटेबल, यू कांट टेक हिम टू जेल। सेकेंड इज कौशल किशोर। कौशल किशोर ये 2023 का केस है कि रिस्ट्रिक्शंस मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो आर्टिकल 19(2). ये डायरेक्टली होना चाहिए कि आपने वायलेट किया है, एम्बिगुअस नहीं हो सकता, ओके, ग्रे एरिया में नहीं हो सकता, देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन टू इट। थर्ड, जस्टिस गौतम पटेल कहते हैं द सेड पोस्ट डू नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, डेफिशिएंसी इन पेट्रियोटिज्म इज नो ग्राउंड फॉर क्रिमिनलाइजेशन। बिकॉज यहाँ पे फुल फ्लेज उन्होंने प्रेज नहीं किया गवर्नमेंट को, है ना। तो इफ अ पोस्ट इज अनपेट्रियोटिक, इट इज सेइंग लिटिल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आप ये बोल नहीं सकते हो कि यहाँ ये दोषी है या ये यहाँ पे क्रिमिनल है। यू कैन नॉट टेक द पर्सन बिहाइंड द बार्स इन दैट केस। तो ये हम देखते हैं द कमेंट्स गिवन बाय जस्टिस गौतम पटेल। So let's see some of the concerns over judicial consistency। जैसे हम देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था मार्च 2024 में कि FIR must consider strong-minded citizens' views, not overly sensitive reactions. Court must protect fundamental freedom even when speech causes discomfort। तो एक जगह कहती है कि जो भी हो, यहाँ पे citizens' freedom of speech should be taken into consideration, right? कि हमारा जो फंडामेंटल फ्रीडम है गिवन अंडर आर्टिकल 19, यहाँ पे इवन दो तुमको ये पसंद नहीं है, ओके, यू शुड रिस्पेक्ट दैट, यू शुड प्रोटेक्ट दैट। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक जगह कह रही है। सेकेंड, यहाँ पे वी सी आलोक प्रसन्ना कुमार केस यानी विधि सेंटर। इन दिस वी सी criticize the courts for ignoring precedents, okay, warned against bias and veneer of neutrality
अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है विधि सेंटर के आलोक प्रसन्ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कोर्ट को कि तुम पहले के जो हम केसेस हैं इसको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट्स दैट वी हैव सेट बिफोर। सेकंड, ये बायसनेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल नहीं है, ये भी ये थोड़ा मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द शिफ्ट इन फ्री स्पीच जूरिस्प्रूडेंस। कि एक जगह पे हम बोल रहे हैं कि अगर तुम अनपेट्रियोटिक पोस्ट भी दे रहे हो तो भी यहाँ पे आपको FIR हो सकता है या आपको जेल लेके जा सकते हैं। सो योर पोस्ट ऑल्सो शुड टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज डूइंग द बेस्ट एफर्ट्स, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग इन शॉर्ट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है Why Tamil Nadu adopted a space sector policy? So Tamil Nadu government ने adopt किया है under the CM MK Stalin a space industrial policy। April 17 को ये किया था। Is there any other state that has a space state policy? And the answer is yes, Karnataka and Gujarat। ठीक है, तो ये state specific policy है। Overall India में do we have a state space policy? And the answer is yes, we have the Indian space policy which came in 2023। okay, ये यूनियन गवर्नमेंट में लेके आई ताकि हम नेशनल स्पेस इकोसिस्टम को प्रमोट करें, सपोर्ट करें और इसको बढ़ावा दे। सो दैट इज विद रिगार्ड टू व्हाट इज करेंटली द स्पेस सेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू सी ये तमिलनाडु का स्पेस सेक्टर, ये जो पॉलिसी है इसमें क्या इंसेंटिव्स हैं, इसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी सीइंग इन today's article। Okay, now why is Tamil Nadu actually bringing about a space policy? Because of a strategic position। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे we have located the ISRO's propulsion complex। Now propulsion complex में क्या होता है? This is with regard to the fuels या जो engines हैं, यहाँ का जो development है ये होता है propulsion complex में। जो गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, तो वैसे ही ये जो लॉन्च व्हीकल्स को उड़ाने के लिए जो फ्यूल चाहिए उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसके जो इंजन का डेवलपमेंट होता है, ये यहाँ पे होता है द प्रोपल्शन सेंटर में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन महेंद्रगिरी, तिरुनेलवेली। ओके, सो यहाँ पे टेस्टिंग होता है ऑफ अर्थ स्टोरेबल क्रायोजेनिक इंजन्स, R&D होता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है कि एक नेशनल स्पेस पोर्ट भी है। सो जैसे हमारे वी आल्सो हैव लाइक लॉन्चिंग स्टेशंस लाइक वी हैव इन श्रीहरिकोटा, वैसे ही वी आर गोइंग टू हैव द स्पेस पोर्ट वेयर वी आर आल्सो लाइक एयरपोर्ट की तरह, जहाँ पे वी विल हैव द वेरियस स्पेस व्हीकल्स दैट आर गोइंग टू बी देयर आल्सो। और ये डेवलप किया जा रहा है कहाँ पे? कुलशेखरपट्टनम, तूतुकुड़ी में। ओके, ये केरला, ये तमिलनाडु में ही है, कुलशेखरपट्टनम। थर्ड, इट इज ऑल्सो होम टू स्टेट स्पेस स्टार्टअप्स। ओके, तो रिसेंटली जैसे हम देखा, रिसेंट जो नए आए हैं अग्निकुल की बात करें, मेनी ऑफ देम आर स्पेस्ड इन, आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, राइट? सो वी हैव लॉन्च व्हीकल्स दैट आर देयर, रीयूजेबल लॉन्च स्टेशंस, इन स्पेस रिफ्यूलिंग, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डेटा फ्यूजन। तो ये सब डेवलपमेंट कहाँ पे चल रहा है? ये स्पेस स्टार्टअप्स कर रहे हैं। फोर्थ, NIT तिरुचि ये होस्ट कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर विच इज कॉल्ड एज STIC फॉर द सदर्न रीजन, और ये सपोर्ट कर रहा है इसरो लिंक्ड R&D। सो अगेन द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज NIT जो है तिरुचि में, इट इज ऑल्सो होस्टिंग अ सेंटर विच इज कॉल्ड एज स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये 4 रीजंस से पता चलता है कि हाँ, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस सेक्टर से। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द पॉलिसीज that are there, objectives that are there of the space policy। तो ये बोल रहा है कि ये हम तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी 10,000 करोड़ रुपए इन द 5 years। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बनेगा 10,000 लोगों का, इधर डायरेक्ट मे बी वाज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या कोई एंसिलरी वर्क या इनडायरेक्टली जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, मे बी कुक्स, राइट, मे बी बार्बर्स, जो भी है इससे रिलेटेड जो काम है वो भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इट वुड कैन क्रिएट अबाउट 10,000 सच जॉब्स।
फर्दर स्टेट्स स्ट्रेंथ को लेवरेज करेगा, पुश देगा इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट, ये इंटीग्रेट करना चाहता है स्पेस टेक्नोलॉजी इवन टू गवर्नेंस, ताकि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स में अगर हम देखें तमिलनाडु के, तो इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ, वी टॉक अबाउट एजुकेशन, टेलीमेडिसिन है, टेली हेल्थ है, एग्रीकल्चर में आपको पता होना चाहिए कितना लैंड है, तो यहाँ पे भी हमको सैटेलाइट की मदद चाहिए, राइट? सो हम थोड़ा डेवलप कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी विद द लोकल गवर्नेंस इश्यूज दैट दिस स्टेट विल फेस। नेक्स्ट इज पेरोल सब्सिडीज भी दिया जाएगा स्पेशली फॉर R&D कंपनीज, ओके, विद रिगार्ड टू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन स्पेस सेंटर। तो अलग अलग यहाँ पे स्पेस रिलेटेड को यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जा रहा है। स्पेस बेस क्या है? तो कुछ एरियाज, कुछ रीजन्स को डिक्लेयर करेंगे स्पेस बेस, और ये जो जोन्स हैं दे विल गेट इंसेंटिव पैकेज। तो एक एरिया लाइक यू हैव द SEZ, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं SEZ, वैसे कुछ एरियाज में डिक्लेयर करेंगे फॉर स्पेस और उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा, ओके, एंड स्पेशली फॉर फर्म्स इन्वेस्टिंग बिलो 300 करोड़। नेक्स्ट इज हाउसिंग, ओके, तो हाउसिंग के लिए भी इन स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए इनको भी यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा 10% का, ओके, 10% फॉर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। कितना देंगे वो? अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ ओवर 10 ईयर्स, इतना इंसेंटिव ये देंगे। थर्ड, ग्रीन इनिशिएटिव सपोर्ट, यहाँ पे 25% सब्सिडी दिया जाएगा, स्पेशली इफ योर प्रोजेक्ट इज सस्टेनेबल, इट इज क्लीन, तो यहाँ पे आपको 25% और हायर लिमिट है कि 5 करोड़ तक ही आपको मिल सकता है। तो ये पूरा हम देखते हैं तमिलनाडु स्पेसिफिक है, सो दे मे नॉट आस्क यू इन डिटेल एंड डेप्थ कि कितना सब्सिडी, कितना परसेंटेज, अनलेस इफ इट इज अ इंडियन स्पेस पॉलिसी, राइट? सो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे ओवरव्यू देखना है कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट इज स्पेस रिलेटेड है कि अभी क्वारंटाइन किया जा रहा है, जैसे लॉकडाउन किया जा रहा है फॉर द पीपल दैट आर गोइंग इन एक्सियोम 4 मिशन, और यहाँ पे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट है, इसीलिए हमारे लिए ये जो टॉपिक है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस मिशन जो हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट क्लास, बट एनीवे वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। एक्सियोम 4 मिशन है, इसका लॉन्च डेट है जून 8, 2025। ये लॉन्च किया जा रहा है USA फ्लोरिडा में इन द नासा कैनेडी स्पेस सेंटर। ये लॉन्च व्हीकल जो होगा इट इज कॉल्ड एज द फैल्कन 9, और जो इसके अंदर जो स्पेसक्राफ्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज SpaceX ड्रैगन। ओके, नाउ यू नीड टू नो दिस बाय हार्ट। यहाँ पे 14 दिन के लिए जाएगा, और ये एक्सियोम मिशन क्या चाहता है? प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 14 दिन ये रहेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हमारा एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन, ही इज अ बैकअप इन दैट मिशन, ये इसके पार्ट होंगे, ये इसके पायलट होंगे। ओके, सो ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच ISS। कभी भी कोई इंडियन नहीं रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डू सो। ये फर्स्ट इंडियन भी रहेंगे to go in space after 40 years. Can you tell me 40 years पहले who was that person who went in space? Okay, next, one of the 4 astronauts जो गगनयान मिशन, as I said, and we know the other people that are there, जैसे कि प्रशांत नायद है, अंगद प्रताप है, and with regard to अजीत कृष्णन है, तो they are also part of it, and this one is a backup. Finally, दूसरे कौन मेंबर्स होंगे ये भी जानना नेसेसरी है। We have Peggy Whitson USA जो कमांडर है, मिशन के स्पेशलिस्ट है स्टैटवॉस यूजनान्स्की, एंड ये पोलैंड के हैं, और एक मिशन स्पेशलिस्ट है टाइबोर कापू विच इज फ्रॉम हंगेरी, और पायलट है हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू एक्सियोम मिशन जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट यहाँ पे जाएंगे। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, use the comment section to ask. Don't forget to watch the next video, because in the next video I'll be discussing 20 GK questions based on these important current affairs. Thank you so much for watching.